25 दिन, भीषण संघर्ष और फिर अचानक राष्ट्रपति ट्रंप का एक ऐलान, ईरान के साथ सीज फायर। दुनिया हैरान थी, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में शांति की तरफ एक कदम था, या फिर ये किसी बहुत बड़ी छिपी हुई शतरंज की बाजी का सिर्फ एक मोहरा था। तो चलिए इसी को समझते हैं। ये फैसला काफी चौंकाने वाला था, खासकर एक ऐसे लीडर के लिए जो अपने ताकत दिखाने के लिए जाना जाता हो। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलेगा। हमें उन घटनाओं की तह तक जाना होगा जिन्होंने इस अचानक लिए गए फैसले को जन्म दिया। दुनिया को तो यही बताया गया कि वजह है तनाव कम करना, लेकिन असली कहानी वो तो कहीं ज्यादा सोची समझी थी। इसकी शुरुआत हुई एक धमकी से, लेकिन वो धमकी नहीं जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। नहीं, ये एक ऐसी धमकी थी जो पर्दे के पीछे दी गई थी, और बस उसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। असली कहानी ना ट्रंप के ऐलान की डिटेल्स में छिपी है। ये कोई आम सीजफायर नहीं था। ये खास तौर पर ईरान के जो सिविलियन पावर प्लांट्स हैं, उन पर हमले रोकने का एक वादा था। बस इसी एक छोटी सी बात ने ईरान को फौरन एक जबरदस्त जवाब देने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ एक तरह का स्ट्रेटेजिक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। ईरान ने अमेरिकी फौज में नहीं, बल्कि उसके जो रीजनल सहयोगी थे, उनमें एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी ढूंढ निकाली और फिर एकदम सटीक निशाना साधा। और ये नंबर 80%, ये उस धमकी की ताकत को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। जरा सोचकर देखिए, खाड़ी के कुछ देशों में पीने का 80% पानी इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। मतलब इन पर अगर एक कामयाब हमला हो जाता तो लाखों लोगों के लिए पानी की सप्लाई बंद हो सकती थी। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाता। ईरान ने बड़ी चालाकी से खाड़ी के अमीर देशों को निशाना बनाया, मतलब शीशे के घरों को, क्योंकि वो जानते थे कि ये देश एक असली लड़ाई का खतरा मोल नहीं ले सकते। उन्होंने अपने ताकतवर सहयोगी पर पीछे हटने का दबाव डाला। लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। इस लड़ाई में असली डोर आखिर किसके हाथ में है? तो अगर ये सिर्फ तनाव कम करने के लिए नहीं था, तो फिर ये किस बारे में था? असली मकसद क्या था? इसका जवाब देने के लिए हमें वॉशिंगटन के पावर सेंटर्स में झांकना होगा और समझना होगा कि अमेरिकी पॉलिसी को असल में कौन चला रहा है। हमारे सोर्स के एक्सपर्ट एक बहुत बड़ा दावा करते हैं, और यही इस पूरे मामले को समझने की चाबी है। उनका मानना है कि ट्रंप के फैसले अक्सर उनकी अपनी सोच से नहीं, बल्कि उन ताकतवर लॉबी से चलते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं। ये 3 ग्रुप हैं: इजरायली लॉबी, तेल लॉबी और हथियार लॉबी। इनका अमेरिकी विदेश नीति पर जबरदस्त असर है, और ये संघर्ष इन तीनों के मकसद को पूरा करता है। इजराइल के लिए रीजनल पावर बढ़ाना, तेल लॉबी के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज पर कंट्रोल, और हथियार इंडस्ट्री के लिए अरबों डॉलर की बिक्री। ट्रंप का नजरिया एक बिजनेसमैन का है, जहां जंग एक प्रोडक्ट बन जाती है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहले इलाके में अस्थिरता पैदा करो, अपने सहयोगियों को डराओ, फिर उन्हें सुरक्षा का वादा करके अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार बेचो। ये एक ऐसी सेल्स पिच है जो खुद लड़ाई से ही चलती है। लेकिन अमेरिका जब ये बिक्री और पावर प्ले पर फोकस कर रहा था, उसने अपने दुश्मन की सोच और उसकी ताकत को समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी जिसका उल्टा असर होना तय था। ये गलत अंदाजा बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ गया। सरकार को कमजोर करने और अंदरूनी बगावत भड़काने के बजाय अमेरिकी हमलों ने ठीक इसका उल्टा काम किया। इसने वहां राष्ट्रवादी भावना को भड़का दिया और देश को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ और भी ज्यादा एकजुट कर दिया। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार था। उन्होंने दशकों तक अपने पड़ोसियों के साथ अमेरिकी कार्रवाइयों को स्टडी किया था। उन्होंने सीखा और खुद को बदला। एक पारंपरिक टॉप डाउन मिलिट्री के बजाय एक ऐसी मजबूत लीडर प्रूफ सिस्टम बनाया जिसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये तो 20 सालों की प्लानिंग और तैयारी का नतीजा था। उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को स्टडी किया, उनकी कमजोरियों को समझा और ख़ास तौर पर उनके सबसे ताकतवर हथियारों जैसे बंकर बस्टर बमों का सामना करने के लिए अपने जवाबी तरीके तैयार किए। लेकिन इस लड़ाई का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, और ये इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में एक बहुत गहरे और शायद हमेशा के लिए होने वाले बदलाव का संकेत दे रहा है।
ईरान भले ही अमेरिका की तरह एक मिलिट्री सुपर पावर ना हो, लेकिन उसने न्यूसेंस पावर यानी उपद्रवी शक्ति बनने की कला में महारत हासिल कर ली है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई छोटा फुर्तीला फाइटर है जो एक बड़े पहलवान को सीधे तो नहीं हरा सकता, लेकिन उसे लगातार परेशान कर सकता है, थका सकता है और तब तक महंगा नुकसान पहुंचा सकता है जब तक कि बड़ा पहलवान बातचीत करने पर मजबूर न हो जाए। और बाकी बड़ी ताकतों का क्या? वो सब बड़ी सावधानी से किनारे खड़े हैं। रूस को आजमाया जा चुका है और वो अमेरिका से सीधी टक्कर लेने को तैयार नहीं है। चीन की विशाल इकोनॉमी उसे किसी भी बड़े संघर्ष से दूर रहने पर मजबूर करती है। इससे भारत जैसे रीजनल प्लेयर्स के लिए एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट बन गया है, जो अपने आर्थिक हितों और इलाके की स्थिरता के बीच फंस गए हैं। ये एक साफ इशारा है कि पुराना दौर अब खत्म हो रहा है। वो वक्त जब अमेरिका अपने सहयोगियों से बिना शर्त समर्थन की उम्मीद कर सकता था, अब जा रहा है। अमेरिका के बेरोक-टोक दबदबे को अब चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उसके अपने दोस्तों से भी आ रही है। तो हम आखिर देख क्या रहे हैं? हम एक ऐसी दुनिया की ओर एक संभावित बदलाव देख रहे हैं जो अब सिर्फ एक सुपर पावर के डर से नहीं चलती। जैसे जैसे ये डर कम हो रहा है, नए गठबंधन बन सकते हैं और देश पुरानी शक्तियों की मांगों के बजाय अपने खुद के हितों को प्राथमिकता देना शुरू कर सकते हैं। ये संघर्ष सिर्फ एक रीजनल लड़ाई से कहीं ज्यादा हो सकता है। ये एक नई, ज्यादा अप्रत्याशित और मल्टीपोलर दुनिया की सुबह की पहली झलक हो सकती है।